भाई आयशा, आपकी जानिब आते हैं। एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है कि अलग अलग ब्रांड्स के नाम से तेल मार्केट में आने लगते हैं, जिसकी हमें शायद हकीकत नहीं पता होता। बस उस पर इतना लिखा होना काफ़ी है कि जी बाल आपके लंबे चमकदार करेंगे, बालों का गिरना बंद, 200 रुपये की बोतल में सारे काम हो रहे होते हैं। तो ये तेल कुछ वाकई में ऑथेंटिक होते हैं? होता क्या है इसमें? देखिए बेसिकली तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसमें होते हैं वो हमें पढ़ लेने चाहिए। नहीं, इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो तो होते नहीं, उसमें तो इतनी चीज़ें डाल देते हैं बाहर से इंपोर्ट, और ये बहुत कीमत 200 रुपये। यूज़ करने से फिर पता चल सकता है कि इफेक्टिव है या नहीं। अच्छा, हेयर ट्रीटमेंट के लिए आप क्या समझती हैं कि बेसिक इंग्रेडिएंट एक ऑयल के अंदर या एक शैम्पू के अंदर क्या होने चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आपके हेयर फॉल हो किस वजह से रहा है। हर चीज़ हर बंदे पे सूट नहीं करती, या हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। वैसे ये जो नॉर्मल तेल होते हैं, चलें जी किसी के नॉर्मल बाल है, मैं अपनी बात कर लूँ तो मार्केट में जो नॉर्मल तेल आ रहे हैं जी, सरसों का तेल है या तारा मीरा का तेल है या आंवला का तेल है, देखिए नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल सबके लिए ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। अगर ओरिजिनल है तो ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए मस्टर्ड ऑयल। ओरिजिनल का कैसे पता लगे? आपने कंफ्यूज कर दिया। ओरिजिनल का कैसे लगाएं? पता होना चाहिए। कैसे? मतलब बोतल में आपको उसकी खुशबू से पता होना चाहिए, फ्रेग्रेंस से भी पता चल जाता है। आर्टिफिशियल है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है तो वो आर्टिफिशियल है। अच्छा। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। अच्छा, हम लोग तो ये बेवकूफ बनते आए हैं कि जिसमें से ज्यादा तेज खुशबू आ रही यही ओरिजिनल है। बिल्कुल, वो ज्यादा आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल होता है भाई। ज्यादा खुशबू वाला जो हो ना, जिसमें बहुत ज्यादा आ रही हो उस पर ना जाए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है। अच्छा मोहसिन भाई, एक और चीज़ हमारे यहाँ जो हम देखते हैं जो बड़ी अफसोसनाक है, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये तस्वुर होना ही नहीं चाहिए था, कि बाहर के मुल्कों में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ एक बड़ी हो गई है कि माँ बाप को ज़रा से ये क्या हुआ कि जी बच्चे बटे आपस में, तो जी माँ बाप को उठा के ओल्ड एज होम, इनके लिए गुनाह क्या है? अच्छा, मैं पहले आपके पहला सवाल छोड़ के गए थे, उसका जवाब दे दूँ या इस पर हम शुरू कर लें? वो शादी वाला ना, चले आप उस पर आ जाएँ। पहले मैं इस पर, देखिए हुजूर की हदीस है, याद रखिएगा कि निकाह जो है ना, लड़की को पहले जब आप कोई पैगाम भेजते हैं तो हुक्म यह है कि शादी करने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें। तो मालूम ये चला कि लड़का और लड़की का दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है, माँ बाप का राज़ी हो या ना हो। तो अब ये बात तो तय हो गई कि माँ बाप का राज़ी होना एहसन बात है, लेकिन अगर लड़का या लड़की राज़ी नहीं है तो ये फिर निकाह जो है ऐसा निकाह भी नहीं होता। बहुत याद रखिएगा कि अगर लड़की राज़ी नहीं है और जान के उसको ज़बरदस्ती कहे तो निकाह फासिद हो जाता है। इसलिए शरई हुक्म यह है कि लड़का लड़की पहली मर्तबा जब मिलें तो वो देख लें, ताकि वो एक दूसरे को राज़ी कर लें। ठीक है, एक बात ही होगी। अब आप दूसरा सवाल जो फरमाते थे, जब मैंने ओल्ड एज होम का पूछा, देखिए याद रखिएगा, माँ बाप को किसी भी हाल में आप अकेला नहीं छोड़ सकते, सिवाय दो शर्तों के। जैसा कि आप उनको जब आप बाहर हैं, जैसे आपने बताया कि वो बाहर चले गए, लेकिन ज़बरदस्ती आप नहीं गए अपने काम बाहर अगर जाएँ तो पीछे और बहन भाई भी तो हैं। नहीं, मैं उसी की बात आ रहा हूँ कि अगर पीछे बहन भाई हैं वगैरह, किसी भी हाल में आप ओल्ड एज होम में नहीं डाल सकते। अगर आप अकेलौते भी हैं तब भी आप उन्हें अपने घर में ही रखेंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे, ना कि आप ये सोचें कि आप ओल्ड एज होम में डाल लें। अगर कोई शख्स, चाहे तमाम बहन भाई या इनफरादी तौर पर भी कोई शख्स ऐसा करता है कि अपने माँ बाप को इस तरीके से किसी ओल्ड एज होम में डाल देता है, इस्लामी लिहाज से वो सख्त तरीन गुनाह कर रहा है। उसका तरीक़ेकार ये कि वो उनकी खिदमत करे, चाहे वो दूर रह के करे या करीब रह के करे। अच्छा, अगर बच्चा बाहर भी जा रहा है तो पीछे कोई खिदमत गुजार रख ले, ज़ाहिर है कमाने जा बिल्कुल ऐसा कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सोचे कि तमाम अपने बाप को किसी बूढ़ों के साथ। मोहसिन भाई, इसमें एक फैक्टर ये आता है कि कभी कभी ये होता है कि जी मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं, अब वो कहते हैं जी हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हारी माँ या बाप मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो चलो जी इनको ओल्ड एज होम छोड़िए और हम मिलने चले जाया करेंगे। ऐसी अच्छा, मैं एक हदीस सुना दूँ इस पर आपकी जान जी। सहाबी रसूल है, नाम है अलकमा। क्या नाम है? अलकमा रज़ी अल्लाह ताला। आखिरी वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को भेजा, बिलाल जाओ, सुना अलकमा का आखिरी वक्त है, यानी कि अल्लाह के रसूल जाओ बिलाल से कलमा पढ़ाओ जाकर। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हदीस बयान कर रहा हूँ आपके सामने। हज़रत बिलाल कलमा पढ़ाने जा रहे हैं, कलमा पढ़ नहीं पा रहे, परेशान कि अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहे। अब अल्लाहु अकबर, साहबा हज़रत बिलाल वापस आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके सहाबी हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुज़ूर खुद तशरीफ़ ले गए और सहाबा कराम को भी ले गए कि मामला क्या है। मामला ये था कि वो जो हुकूक माँ बाप के होते हैं वो कम अदा कर रहे हैं, और सिर्फ माँ थी बल्कि, और जो घरवाली के हुकूक है वो ज़्यादा अदा कर रहे थे। तो माँ नाराज़ थी। अल्लाह के रसूल ने माँ को बुलाया और फरमाया अपने बेटे को माफ़ कर दो।
अब सुनिए कि माँ और बाप के अगर आप हुकूक अदा ना करें फिर क्या होता है। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं कैसे माफ़ करूँ, इसने मेरा बड़ा दिल दुखा है। हुजूर ने फरमाया लकड़ियाँ जमा करो, हुजूर ने जला दिया। तो उसकी माँ ने जब ये देखा, यानी उन साहबी रसूल की जब माँ ने देखा, फरमाया क्या करें, फरमाया हम दुनिया में जलाएंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जो माँ या बाप की नहीं मानेगा अल्लाह जहन्नुम में सजा देगा या उनके अतात नहीं फरमाएगा। तो माँ ने माफ़ कर दिया। मकसद ये है कि माँ बाप की नाफरमानी किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। आप दूर क्यों रखेंगे, चाहे थोड़े से लम्हात हैं उनको साथ रखें। ठीक है। अच्छा, अच्छा, थोड़े यहाँ से पर एक और मैं आप ही की जी, तरफ जी। आ रहा हूँ मिसबा, मुझे ये बताएं कि ये रीजंस आप क्या समझते हैं कि क्या हैं कि जी अगर मिसाल के तौर पे एक घर में बेगम है, ठीक है, बेगम के हकूक अपनी जगह है, वो बिल्कुल, पूरे बिल्कुल, करने हैं, बिल्कुल, वो तो है, वो हम बिल्कुल। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेगम भी है और शौहर भी है, लेकिन माँ रह गई पीछे, बाप रह गया और नहीं बन रही, तो ये ऑप्शन ओल्ड एज होम ही क्यों बनता है? और दूसरे बहन भाई भी, मुझे नहीं लगता कि ओल्ड एज होम होना चाहिए। बिल्कुल। ज्यादातर तो हम लोगों ने अपनी फैमिलीज के अंदर यही देखा है कि बेटा जो है वो अपनी वाइफ को लेके अलग हो जाता है, घर अलग कर लेता है अच्छा, ताकि scenario लड़ाई अलग- हाँ, लड़ाई लेकिन झगड़े देखिए, ना चले, हो, वहाँ ये तक- चीजें रुक जाए। वहाँ तक तो ठीक है, उस पर हमने डिस्कस भी किया, लेकिन ये सिनेरियो भी होता है, जाहिर है हम जाते हैं तो रीजन जो हम उनकी माओ से मिलते हैं जो ओल्ड एज होम बिल्कुल, में है, बिल्कुल, तो वो ये बता दिए कि जी हमारी बनी नहीं थी तो हमारे बेटे ने यहाँ छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है, क्या कैसे बात है। सोच लेते मैं हैं? आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लास्ट मदर डे के ऊपर हम लोग गए थे ईदी होम, तो वहाँ पे हमने देखा कि ऐसी माएँ थीं जिनसे मैंने बात की, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि मैं उस दरवाजे को देखती रहती हूँ हाँ, कि बिल्कुल। मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल वो लाजिम आएगा। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो औलाद उनसे जितनी भी बदतमीज़ी कर ले, बेशक, जितने भी बेशक। उनके लिए बुरा भला कह दे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा औलाद ही समझते हैं और हमेशा वो उनको यही तकते रहते हैं कि वहाँ जो आज हमें यहाँ छोड़ कर गया है वो हमें लेने आएगा। अच्छा, ये और क्यों उस इतना खून औरत क्यों को सफेद हो शहरी जाता है? 15 साल हो गए थे, 15 साल, 1 साल 2 साल हम कहते हैं कि बड़े मैं कम क्योंकि वक्त है। मैंने भी ये सवाल इस पर किया, मैं वहाँ पे बहुत दफ़ा विजिट कर चुका हूँ, जब जाता हूँ बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमें एक बड़ा बिल्कुल। तकलीफ होती है, 2-3 दिन तक तो अजीब ही रहती है तबीयत। मिसबा, कौन लोग हैं? मैं इतना तो- नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ ना कि ऐसा खून कैसे सफ़ेद हो सकता है, मतलब इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? क्या इसमें ये होता है कि जी अक्सर घर में जो दूसरी औरतें आती हैं वो भड़काती हैं, क्या रीजन हो सकता है? और इतना Reason- भड़काने पे भी कैसे हो सकता है? इतना भड़काने पे आप क्या समझते हैं कि जो लड़की आपके घर आती है क्या उसके माँ बाप नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं है? क्या तरबियत तो उसकी भी प्रॉपर हुई है? उसको भी यही बताया गया है कि जिस तरह तुम हमें हमारी रिस्पेक्ट कर दियो, तुम आगे घर जाके तो उसकी रिस्पेक्ट करना। यही हमारी अम्मी ने हमें भी सिखाया है कि कल को तुम दूसरे घर जाओगी तो तुम उनके माँ बाप की भी उसी तरह इज्जत करना जिस तरह तुम हमारी करती हो। अच्छा आयशा, आपसे एक सवाल ये बनता है कि ये बताएं कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट, कुछ जगहों पे तो बड़ा अच्छा तरबियत दी जाती है, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि ये होता है कि जी सांस बर्दाश्त नहीं है। क्यों है ऐसा कि कई घरों में फिर सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ को कि भाई अगर हमारी बेटी ने सांस से मिसाल के तौर पर बदतमीज़ी कर ली तो उसको बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं सुनेंगे। कई जगहों पे बहुत अच्छी तरबियत है, बल्कि बहुत ज़्यादा जगहों पे अच्छी होगी। इसके आप क्या समझती हैं, क्यों ये बना दिया कि जी सांस बहु दुश्मन, ऐसा क्यों है? बेसिकली हम लोग रिलेशंस को बैलेंस लेकर नहीं चलते, सही, और जब आप चीज़ों में बैलेंस नहीं करते तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। कि ये बैलेंस कौन बिगाड़ता है? ये लड़की की तरफ से बिगाड़ते हैं या सास की तरफ से बिगाड़ते हैं? देखें दोनों तरफ से होता है, क्योंकि सास ये सोच लेती है कि ये मेरी बहू है, हाँ। और बहू ये माइंडसेट लेकर आती है कि ये मेरी सास है। ना वो बेटी जबकि समझती हमें ना। अपना माइंडसेट इस हिसाब से क्लियर करना चाहिए कि अगर आप एक माँ छोड़ के आए हो तो नेक्स्ट वो भी आपकी माँ है, ठीक है। माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं होता और माँ बाप सबके एक जैसे अच्छा, होते हैं। मुझे यहाँ पर एक मैटर ये भी लगता है कि जब कोई लड़की उसके घर आती है तो जो लड़की की अम्मी या अब्बू होते हैं वो थोड़े हसास होते हैं, हसास तबीयत के हर वालिदैन हाँ, होते चलो हमारा हैं। बेटा वो ये अलग हो रहा है। समझते हैं, हाँ, वो ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर ये फीड कर लेते हैं कि अब तो बहू आ गई है तो शायद वो बच्चे जो हम बेटा हमारा था वो हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं कुछ देगा। फर्क आता भी है, कुछ इसमें mindset कोई- का भी नहीं, है। नहीं, कुछ शराब- फर्क भी कुछ आता है। फर्क इसमें तो कुछ आता है चीज़ें ना। ये भी हैं कि आजकल मदर्स का ये भी है कि वो भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, Exactly, हाँ, वो भी बिल्कुल, शेयरिंग बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बेटा पहले ऐसा था और अब ऐसा हो ऐसा गया है। लेकिन अब जबकि चले ये उनकी- सोचना चाहिए अगर कि लड़की उसके ये ऊपर- सोच ले कि भाई इनकी तो उम्र हो गई है, मैं अपनी आखिरत संवारने के लिए इनको बर्दाश्त कर लूँ, सवाब तो मिलेगा ना। अगर लड़की बर्दाश्त करेगी तो सवाब तो मिलेगा। बट ये कि इस मामले में जेंट्स को बैलेंस करना अच्छा, चाहिए। इसमें मैं एक अगर जी। जी तो देखिए बात ये जो दोनों बहनें बात कर रही हैं बात ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा, जहाँ बीवी के हुकूक हैं, जहाँ माँ बाप के हुकूक हैं, असल बैलेंस करना है मर्द को। लड़की या माँ और या यानी बीवी और माँ में या बाप में या शौहर में, चाहे वो बहू है चाहे वो दामाद है,
दोनों को ये देखना होगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मोहसिन भाई आपने, क्योंकि टाइम ब्रेक का आ गया, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि मर्द ने बैलेंस करना होता है, शॉर्ट में बताइएगा मर्द भी कैसे बैलेंस करेगा? बिल्कुल। मतलब दोनों तरफ से ही प्रेशर है, इधर माँ का प्रेशर, इधर बीवी का प्रेशर, किस तरह करेगा बैलेंस? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ने जब उसको एक कुव्वत दी है ना कि माँ उसकी बेटा हो तो तब भी माँ बात सुनेगी, और बीवी है तब भी शौहर की वो बात सुनेगी। इसको भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये होता है कि आजकल सुनती भी नहीं है ना, ये भी तो बात है, इसको भी तो माने कि भाई सुनती भी नहीं है। अब अगर वो माँ को कुछ बोल देगा तो फिर माँ उसको वायरे, फिर उसको गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ। बीवी को बोलेगा तो वो फिर अलग फड्डे शुरू होते हैं। इस चीज को बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं है, इसको भी हम डिस्कस करें। ईद कहते हैं और आप देख रहे हैं कि जो सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है, आपने डिश कौन सी बनाई थी? नाम बड़े मुश्किल होते हैं, हमसे अगर पूछे तो कीमा था, तो आपने उसका नाम क्या रखा था? चिकन पॉकेट्स। स्पाइसी चिकन पॉकेट्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे थे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना है नाज़रीन को, वो आप बता दें। यस, हमारे पास है हील्स के हैम्पर्स, और हील्स का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन, ईद का कलेक्शन उनके आउटलेट्स पर है, जो कि आप विजिट करके और चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि प्योर एंड क्योर वाटर यहाँ पे मौजूद है। पानी वो होता है जो हयात देता है, बड़ा अच्छा पानी इस्तेमाल करें। जी आयशा, कैसा लगा आपको स्पाइसी चिकन पॉकेट? यही था ना? हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा Thank लगा you. मिसबा? हाँ बिल्कुल अच्छा था, और स्पाइस बड़ी बैलेंस थी, Thank तो you. ये है कि बेहतरीन। मौसम भाई? थैंक यू। टेस्टी था, और वाकई मिर्ची तरह नॉर्मल सही थी, ज़्यादा भी। चलें जी, पास हो गए आप, अभी आपको सर्टिफिकेट देंगे हम। अच्छा ये बताएं आयशा, आप कुकिंग करती हैं? शौक है आप? बिल्कुल, बहुत। क्या बना बहुत लेती हैं अच्छा आप? craze है। मैं सब चीज़ें बना लेती सब हूँ, चीज़ें ज़्यादातर बना- चाइनीज़ बना। सब चीज़ हलीम बना लेती हैं? नहीं, तो पसंद फिर नहीं सब है। चीज़ों में क्या हलीम ही नहीं, हलीम बनाना सबसे चाहूँ main तो है? बना सकती हूँ, हलीम तो हम पूछेंगे ना बट भाई। पसंद नहीं ऑप्शनल है। है, अच्छा, बनाना बना चाहे तो लेंगी बना आप। सकते हैं। बिल्कुल। वो बुक में से देख के या पता है? नहीं, गूगल जिंदाबाद। गूगल जिंदाबाद। आजकल बुक्स गूगल का कहाँ जो है बात है, trend ये है? मिसबा, आप कुकिंग करती हैं? हाँ, अम्मी नहीं तो मैं माशाल्लाह बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। बड़े फख्र की बात है। झूठ नहीं अभी मैं बोलना। आपको अवार्ड दूंगा जाते हैं इस थैंक यू बात। सो मच। देखिए कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, अब आप मुझे कह रहे हैं ठीक है आप इसी बात पे अवार्ड अच्छा एक बात मुझे बताएं, तो अम्मी आपको नहीं कहती कि भाई मैं इतनी अम्मी अच्छी बोलती शेफ, हैं, अम्मी मिसबा बोलती हैं। तुम्हें अभी पराए घर भी जाना है, ये बातें आती मैं हैं अम्मी सुनने? को ये कहती हूँ, अम्मी आप इतना अच्छा बनाती हैं, मैं आपकी तरह थोड़ी बना सकती हूँ। नहीं फिर अम्मी भी वहीं चुप हो जाती कभी हैं। किचन में जाके ट्राई किया कि हाँ हाँ ट्राई ज़रूर किया है मैंने, रोटी गोल मुझसे नहीं बनी है, Try. और अम्मी ने बोला 2-3 दफ़ा ट्राई करूंगी तो वो रोटी गोल बन जाएगी। आप तो चकोर try बना मैं लें, बना आपको लें। एक बात बना बताऊं, लूंगी मैं चाय इंशाल्लाह। अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी लेकिन मैं बना लेती हूँ, शुक्र। क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ है जिसमें सब इंग्रेडिएंट्स जो है ना डालने और बस दम पे चढ़ा देना है, भूनना है और हाँ, बस और ज़्यादा सिंपल होता इंग्रेडिएंट। तो जल जाएगा सबसे ज़्यादा लोग ना बिरयानी को जो है ना एक वो बहुत समझते हैं कि बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन मैं समझती हूँ बिरयानी बहुत ईजी रेसिपी के साथ आप आसानी और टेस्टी अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या बनाती क्या हैं? बोलना चाह रही थी आपको एडवाइस? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हम ना रेवोल्यूशनाइज करते हैं इस चीज़ को कि रोटी को गोल होना ज़रूरी नहीं है, उसे नरम होना चाहिए और उसे दोनों साइड से अच्छी तरह सिका हुआ होना चाहिए, ये फैक्टर्स होने चाहिए उसमें। लेकिन उसकी अम्मी ने मुझे shape कह का कोई- दिया कि अब तुम हाँ, जाओगी तो मैं रोटी मेकर तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुमसे गोल बस रोटी तो नहीं वो बनती। तो और भी easy है। आज से जी जितने भी मर्द नजर आते हैं गोल रोटी खाना छोड़ दें, टेढ़ी मेढ़ी जैसी हो बस, नरम लेकिन हो। नरम हो, टेस्ट हो, अच्छी बनी हुई हो। कच्चा आटा ना हो, खाने के बाद पेट में exactly। दर्द ना हो, बाकी गोल रोटी का आज से जी कॉन्सेप्ट खत्म। आटा अच्छा हाँ जी। गुना हुआ होगा तो अच्छा मैं रोटी आपको हाँ, बड़े मजे की exactly। बात बताऊं, हम जब बात कर रहे होते तो मैं ऊपर से भी आ रहा होता तो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं रोटी मेकर भी आ गया होगा। भाई आपने नहीं बनानी यार, यही आप तो क्यों कह टेंशन रही ले रहे हूँ। हैं? अच्छा मैंने ये यही बताएं कहा है आपको। आयशा, बचपन कैसा था आपका? कितनी शरारती थी, कितना आप तंग करती थी सबको? मैं बहुत शरारती थी। अरे वेरी गुड, क्या शरारतें करती थी? क्या शरारतें करती थी, मुझे काफ़ी देर से एक शरारत याद आ रही थी जब आप वो सब चीज़ें पूछ रहे थे कि लोगों की बैल बजा के भागने वाली। हाँ हाँ, ये सभी ने किया हुआ है। ये रट गई है तो हर कोई कर क्यों करते हैं हम लोग? क्यों मैंने बताओ? तो थोड़े दिन पहले कॉमन किया होती है। है ना। अभी तक किसका किया है मिसबा बताओ? नहीं बताना नहीं। अब मोहल्ले में तो देखे जिसकी कुछ दिन पहले बैल बजी हो वो मिसबा थी मिस बात नहीं। मैं उनके थी- मोहल्ले में। मैं अपना गुनाह एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बैल बजाई। क्या मजा आता है बैल बजाने में? मजा आता है, बस आता है मजा। आप क्या शरारतें करती थी बैल के शरारतें अलावा? तो ऐसी कौन सी शरारतें जो मैं नहीं करती, मैं तो सब करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सबको तंग करना, स्टिल अब तक कितने बहन भाई हैं आप? अभी मैं, आप यकीन करें, मैं ट्रांसमिशन में आ रही थी तो मेरा छोटे वाला भाई कह रहा है ओह शुक्र अजाब जा रही है। कितने कितने इस बात से आप अंदाजा लगा कितने बहन लें। भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हैं। तो आप किस नंबर में? मैं 3rd पर हूँ। 3rd पर है। तो कभी ये नहीं कि बड़े बहन भाइयों का कोई डर वर रोग हो? नहीं नहीं, डर क्यों? आम ना, कोई बात नहीं, घर कोई की सी बात बात नहीं, है। घर के लोग हैं ना भाई, हाँ। कोई टेंशन नहीं। ये देखिए ये होता है, हम बिला वजह वो बचपन से सीख रहे होते बड़ा भाई है डर के रहो। ये बच्चे हैं ना जो ये कमाल के Thank you, बच्चे हैं जी, thank you, कोई thank you, खैर है। thank you। अच्छा आप भी फर्स्ट नंबर में अपने घर में? हाँ, मैं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हैं। तो आपके घर में कोई बहन भाई आपसे, हिबा या उजैर, कभी डरते हैं ये लोग? नहीं, कहाँ, बहुत मुश्किल से कभी डरते हैं तो डरते हैं, अक्सर तो नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह का रखा ही नहीं है कि डराओ या कुछ इस तरह। नॉर्मली फ्रेंडली टर्म्स पे हो रहा होता है काम तो हो जाता है। फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, यही हो जाए बेहतर है। अच्छा मोहसिन भाई, उस वक्त हम एक
बहस हो रही थी और वो वहाँ ख़त्म हुई थी, वो ये था कि आपने कहा था कि जी मर्द का काम होता है बैलेंस करना। अब ये मुझे बताएं कि मर्द कैसे बैलेंस करेगा। सिचुएशन ये है कि भाई एक जगह उसकी वालदा है, वो अपने तौर पे कह रही है कि भाई मेरा बेटा अलग हो गया, मुझे टाइम नहीं देता। एक जगह उसकी बेगम है, वो कह रही है कि आप मुझे ब्याह के लाएं, दूसरे घर से लाएं। फिर एक जगह नन्हें भी होती हैं, बहुएं भी होती हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट करेंगे। शुरुआत में जब इंसान मर्द की जब शादी होती है ना, अमूमन ये होता है कि हमने देखा है कि खुद ब खुद मर्द इंटेंशन अपने वालिदैन से ज़्यादा तवज्जो हटाकर ज़ौजा की तरफ लगता है। तो वो शुरू में तो होगा ना ज़ाहिर, तो बिल्कुल तवज्जो दे, सिर्फ तवज्जो ना दे, वक्त भी जो दे रहा है वो भी दे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँ, लेकिन इस वक्त के अंदर ऐसी ज्यादती ना कर जाए कि माँ बाप बोले ये तो सारा हमने लगता है अपने बेटे को ही ब्याह दिया। अब मोहसिन भाई देखिए, इधर एक मसला आता है, आपकी बात में समझ गया कि दोनों को टाइम दे। अब मर्द एक इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसको बना के भेजा। वो अपने काम से बहुत थका हारा 85 टेंशन लेके घर में आया है। अब घर में आके वो यही करता रहे कि इतना टाइम इनको दे दूँ, उतना टाइम इसको दे दूँ। देखिए ये बातें हैं जो होती हैं, और नहीं उस टाइम पे पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना। हाँ नहीं अच्छा। ये Parents का भी मैं फिर देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी समझेगी, माँ बाप भी समझते हैं। वो देखते नहीं कि हमारा बच्चा थका आ रहा है, लेकिन सबसे पहले वही बात है कि शुरुआत में ही अगर आप बैलेंस करना शुरू कर देंगे, अगर वक्त को आप शुरुआत में ही बांटना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समेटने शुरू रहेंगे। लेकिन शुरुआत में ही क्या होता है कि मर्द एक जानिब हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से या तो माँ बाप की तरफ हो जाता है, वन साइडेड ना हो। तो शुरुआत में आप वन साइडेड ना हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को बैलेंस करते जाएं। देखिए फिर आपसे कहूँ, देखें एक माँ बाप जिन्होंने बच्चे को 1 साल नहीं पहले से पारा और 22 साल को उसको जवान कर दिया, अब अचानक एक आए और बंदा करे कि सारा होल्ड मेरा है, उसका भी हक है, बिल्कुल जायज़ है उसने होल्ड किया है। लेकिन मर्द भी कहता है कि ठीक है जब मैं तुम्हारा ही तो तुम्हारा ही। अच्छा, सारी बात आके अंडरस्टैंडिंग पे ही हो जाती है कि जो आने वाली लड़की है उसको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो माँ है घर में उसे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग अच्छा होगी। मिसबा, कुछ जगहों पे ऐसे भी इशू आते हैं, हम बात करते हैं वालिदैन के हकूक़ की, मुझे भी आप भी इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल वालिदैन के हकूक़ भी हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम बिल्कुल हम पर बजा है और उनके आगे उफ़ भी करने का लिए। लेकिन उसमें भी कभी कभी कैटेगरीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे वालिद भी होते हैं जो शराब अगर पी रहे हैं, घर में माँ के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में बेटा क्या करे? देखें कुरान अल्लाह के रसूल ने जो हदीस बयान फरमाई है कि जब तुम बुराई देखो तो हाथ से रोको। क्यों फरमाई है? चाहे बाप ही क्यों ना हो, अगर वो वाक़तन इस हालत में है कि जो शरीयत के हदूद से बढ़कर है, चाहे माँ बाप पे हाथ उठा रहा है या इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। मिसाल तौर एक बाप है जो शराब हराम काम है तो उस काम को कर रहा है, और इस हालत में आके क्योंकि उसका अक्ल माफ़ हो गया तो उसके बेटे के लिए लाजिम है वो रोके उसे। अब रोकने के अंदर कोशिश ये करे कि वो उनके साथ कोई हाथापाई जो हो रही है कि हाथ ना उठाने की, लेकिन उनको जहाँ तक हो सकता है उस काम से रोका जाए, उस फील्ड से रोका जाए कि वो उसके माँ पर ज्यादती ना करे। और इसका दूसरा हल ये कि ख़ुद तो मैं फिर ये कहूँगा कि फिर भी ना हाथ उठाए, वो किसी ऐसे ज़राए को, या आप समझ लीजिए कि जैसे पुलिस है या थाना है, तंबीहन उनकी तरफ राग़िब कर दे। लेकिन फिर भी अगर बाज नहीं आ रहा तो ये नहीं शुरू हो जाए कि माँ बाप को मारना शुरू कर दे, बल्कि उनको रोकने की कोशिश करे या उनको बांध दे, कुछ ऐसा इस्तेमाल करे। तो इसका इलाज भी आ गया है डॉक्टर्स के जरिए, इसका इलाज भी आ गया है, इलाज भी करवा सकते हैं। डॉक्टर्स की हम जहाँ पे बात करते हैं तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि बाप का एक होल्ड होता है घर में, क्योंकि पैसा उसका होता है, बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो क्योंकि मैं ये बातें इस वजह से कर रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे होंगे ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई केसेस मेरे पास आते हैं कि जिस पर हम ये बैठ के सोचने मजबूर होते हैं कि इधर किसकी साइड लें। मैं जिस वक्त मर्द की बात कर रहा हूँ या मैं डिफरेंट एंगल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी लाइफ की, हमारे सोशल जो हमारा सर्कल है उसकी ये रियलिटी है, उसकी ये रियलिटी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे वक्त एक ब्रेक का। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई, एंड आपके लिए गुड लक, ताकि आप आगे अब जाके और लोगों को बहुत का वक्त हो। मोहसिन भाई, जैसे कुछ लोग ऐसे होता है कि वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है माँ बाप का, उसके बाद उनको ख्याल आता है, रियलाइज़ होता है, फिर क्या करें, अब तो दुनिया चले गए, उसमें क्या करना चाहिए? हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे माँ बाप दुनिया में ना रहें तो सदका जारिया के लिए कोई ऐसा अमल जारी कर दो कि उनको सवाब मिलता रहे। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पानी की ज़रूरत है तो वहाँ कुआं लगवा दिया जाए, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कि बोरिंग का सिस्टम है, तो वहाँ ऐसे काम कर दिए जाए कि जो पानी पिए, पानी इस्तेमाल करे, आपके वालिदैन को सवाब पहुँचे। इसी तरह मदारिस है, मदारिस के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कुरान रखवा दें या उनकी तालीम के लिए कुछ बंदोबस्त कर दें, ताकि जब वो इल्म हासिल करेंगे तो वो सवाब आपके वालिदैन को पहुँचेगा। तो सदका जारिया को काम शुरू कर दिया जाए। तो इससे फिर ये है कि जो आपके एक दिल में गिल्ट होता है उसको बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि औलाद जो नेकी करती है ना, माँ बाप हो या ना हो, सवाब माँ बाप को मिलता रहता है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जी वालिदैन का इंतकाल होने के बाद वालिदैन के जो बहन भाई हैं या उनके रिश्तेदार हैं उनसे लोग अमूमन क़ता ताल्लुक़ हो जाते हैं कि जी बस ठीक है वालिदैन तक थी ज़िंदगी, अब उसके बाद क्या क्या ठीक है, इसके लिए क्या हुक्म है, वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक रखना ये चाहिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिनके वालिदैन इंतकाल कर जाएँ, अगर वालदा इंतकाल कर गई हैं तो जो खाला हैं उनके साथ सिला रहमी करें। जैसे माँ का हक़ था, माँ की फरमाबरदारी थी, इसी तरीके से खाला की फरमाबरदारी करें और उनके साथ क़तई तौर पर क़ता ताल्लुक़ नहीं करें, बल्कि वही जो ताल्लुक़ माँ बाप ख़ासतौर माँ का था वो खाला के साथ रखें। और अगर बाप की तरफ से जैसे ताया अब्बू हैं या चचा हैं उनके साथ भी जो भी वैसे इमीडिएट फैमिली में से बचा हुआ हो, उनके साथ वैसे ही ताल्लुक़ रखें जैसे माँ बाप के साथ रखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि अमूमन हम ये देखते हैं कि फैमिली में से कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो एक एम बना लेते हैं बच्चे के पैदा होते ही कि मेरे बच्चे ने सपोज़ फ़ौजी बनना है या मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है या मेरे बच्चे ने इंजीनियर बनना है। ठीक है, अपने बच्चे का अच्छा सोचना हर किसी का हक़ है, लेकिन अगर बच्चे का मूड या उसका दिमाग उधर नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें जो भी वालिदैन हो, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा पहले अल्लाह उसके रसूल का ग़ुलाम बने, उसके बाद, क्योंकि कभी हम ये नहीं सोचते कोई अली भी बनना चाहता है, कोई अबू बकर भी बनना चाहता है, ये होना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद अगर माँ बाप चाहते हैं तो वो चाहत का इजहार कर लें, लेकिन ये बालिग होने के बाद बच्चे का ज़बरदस्ती नहीं, उसका हक़ है, लेकिन रास्ता वो सही इख्तियार करे। ज़रूरी नहीं कि वही इस तरह रास्ता इख्तियार करे जो माँ बाप ने कहा है, अगर वो कर लेता है तो एहसन है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। अच्छा, दूसरा ये सवाल कि जी अक्सर लड़कियां लड़के शादी लेट करते हैं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है कि उन्हें नहीं समझ आ रहा कोई, या अभी उनका अपना फोकस अपने करियर पे है जिसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर फैमिली प्रेशर दे शादी करो शादी करो शादी करो, क्योंकि अभी आपने ये कहा कि ज़बरदस्ती शादी नहीं करानी, तो क्या ऐसे प्रेशर में आके शादी करनी? नहीं, प्रेशर में तो आके वैसे भी शादी नहीं करनी है आपने, नहीं करनी, लेकिन तरीका ये है कि बुलूगत के बाद हुक्म शरई ये कि शादी कर ली जाए ताकि इंसान गुनाह से बच जाए। लेकिन एक इंसान है, उसे अपने करियर में इतना इंटरेस्ट है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, हाँ, जो गुनाह की तरफ जाए या करियर समझ नहीं आ रहा, तो शरई हुक्म यही है कि जिस पर लड़का और लड़की दोनों राज़ी हों तो उसके बाद निकाह करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से ये यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर ऐसा ट्रेंड बन गया है कि बड़ी उम्र की लड़की अगर हो जाए तो उसकी शादी नहीं होती, उसके रिश्ते नहीं आते, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं और वो इस रीज़न के ऊपर जो है वो अपनी औलादों को कह रहे होते हैं। ये एक हमारे यहाँ बड़ा गलत ट्रेंड है कि लड़की की एक एज डिसाइड कर दी गई है, लड़के की चल जाती है अब तो कि भाई ठीक है कमा कितना रहा है ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से बहुत गलत नहीं है कि जी आप किसी की बेटी को किसी तराजू में तोल रहे हो कि नहीं 25 की हो गई, नहीं 26 ज्यादा है कम है। तराजू में ही लड़का अगर 40 का होता है तो उनकी डिमांड होती है कि लड़की फिर भी 25 की ही उनको चाहिए, उनको 24 की ही चाहिए। ये हमारे माशरे में क्या ट्रेंड बन गया है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल कायम की थी पहली शादी करके, वो बड़ी थी वो छोटे थे, तो उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दे दी कि भाई हम 4 शादियों को बड़ा कह रहे होते हैं, 4 शादियां लाओ, 4 शादियां लाओ, हम इस चीज को नहीं करते। फिर इसमें तो फिर गलती पेरेंट्स की भी आती है कि भाई वो अपनी किसी की बेटी को अपनी बेटी का नहीं सोचते, लेकिन दूसरे की बेटी लेने जाते हैं तो कहते नहीं ये छोटी होनी चाहिए, ये छोटी बड़ी से क्या। और एक और चीज़ ये भी है कि आजकल आप देखें तो हमारे माशरे के अंदर डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न जो ये होता है कि आप एक लड़की से शादी कर लेते हो जो कैरियर ओरिएंट होती है, ठीक है, वो जॉब करती है पहले, बाद में आप उसके ऊपर पाबंदियां लगा देते हो कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो लड़की होती है वो कभी कभी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है। टैलेंट बहुत है, ज़ाया कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा ये होता बात है। ये भी हमारे माशरे में एक चीज़ हो गई, आपको लड़की वो चाहिए जो परफेक्ट हो, वो मतलब मास्टर करी हुई हुई, मतलब ग्रेजुएशन हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, लेकिन फिर बाद में आके अच्छा, मैं एक बात तमाम देखने वालों से कहना चाहता हूँ, खासतौर पे जो मर्द हजरात हैं उनसे, कि भाई जब आप शादी करते हैं तो आप लड़की देखते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं ना वैसा ही अगर आपको पसंद आ रही है तो शादी के बाद भी अगर वो वही कर रही है तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है, कुछ चेंजेस होती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी जब ये चीज अच्छी लग रही है बाद में बुरी लग रही है तो ये आप दोगलापन कर रहे हैं। तो जो है जैसा है वैसे ही करें। नहीं, इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड करूं मैं शहरियार, ये होता है कि ये मेरी पसंद थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की लड़की नहीं चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स इस तरह की लड़की नहीं चाहते, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लड़की शादी घर में ही हो। शादी और ब्याह कभी झूठ की बेस पे नहीं करना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, झूठ कोई नहीं बोलना चाहिए। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं, ये जो प्रेशर एक डेवलप होता है, जैसे मोहसिन भाई ने कह दिया कि भाई ठीक है
शरई हुक्म है कर लें, लेकिन अगर अपने करियर में लगे हुए वो गुनाह से बचने के लिए कह रहे हैं कि कर लें, यही रीज़न है मोहसिन भाई। लेकिन अपना अगर करियर है, लड़की का वो अपना करियर देख रही है या उसे समझ नहीं आ रही, तो ये जो एक फैमिली प्रेशर होते हैं शादी करो, ये कितना तोड़ते हैं। और ये वाली बात कि जी इतनी एज होती जा रही है, ये कितना लड़कियों को डिस्टर्ब करते हैं। मेरे ख्याल से वैसे अल्लाह का शुक्र है इस तरह से है नहीं, मतलब पर्सनली। नहीं, मैं all over बात कर रहा हूँ, एक all बात over। मैं वैसे कर रही हूँ कि इस तरह होता है यूँ कि एक तो बड़ी एज की जो मैंने देखा है ना लड़की हो जाती है जितनी ज़्यादा, तो उसकी स्क्रूटनी भी ज़्यादा हो रही होती है कि यू नो कि अब तक शादी भी नहीं की। सही है, उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही होती है। और छोटी होती है तो इतना ज़्यादा नहीं देख रहे होते, बहुत चीज़ें इग्नोर हो रही होती हैं, और उनको लगता है कि ये मोल्डेबल है। उनको लगता है अगर बड़ी लड़की लेंगे तो उसको हम अपनी तरह का बना नहीं सकेंगे, तो ये हाँ, तो इसीलिए भी वो, क्योंकि फिर जाहिर है जैसे जैसे आप एज में प्रोग्रेस करेंगे आपके तौर तरीके पक्के होते जाएंगे, सही है। तो अब वो जहाँ से शुरू हुए हैं, जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, ब्रॉटअप है, और वो सब कुछ, यू विल बी परफेक्ट और लाइक वेरी रिजिड इन योर ओन वेज। ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट किसी और का ये एक्सपेक्ट करना कि अब शादी हो गई है या अब तो बस जो बोलेंगे वही होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये अक्सर व बेशतर लड़कियों का जॉब करना भी कुछ फैमिलीज के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अब हमारा जो बदलता हुआ माशरा है उसमें लड़कियों को थोड़ी सी मतलब स्पेस मिली है कि वो बाहर जाए, उसका जो दिल मुझे आए वो ये करे। इनकी एक पॉइंट, इनकी बात से बड़ा जबरदस्त पॉइंट मिला कि ये दिमाग में ये क्यों होता है कि हम अपने लिहाज से मोल्ड कर लिहाज से देंगे। मोल्ड करें। भाई आपका जो जैसा आपके फैमिली के जो तौर तरीके हैं, इस तरह की लड़कियां बहुत सारी हैं, तो आप जाके उधर कर ले। आपको क्या पड़ी है कि जी कहीं दूसरे तौर तरीके वाली लड़की आप ला रहे हैं कि जो शायद अपने जैसे लोगों में खुश रहे, लेकिन आप ये सोच के लाते हैं छोटी है तो हम मड़ोड़ तोड़ के मोल्ड कर देंगे और बड़ी है तो पक्की हो गई है। मोहसिन भाई कितना गलत है। देखिए बात ये कि देखें, ये तो बात शरई तौर पे भी देखें जायज़ नहीं है कि अगर आपने कहीं शादी की है लड़के ने, तो ये उस बहू का फ़र्ज नहीं है कि वो लाजमी तौर पर आपके कपड़े भी धोएगी, आपका खाना भी कर दे तो बनाएगी। एहसान है। बिल्कुल वही बात कि अगर वो कर रही है तो उसका एहसान है, क्योंकि माँ बाप का हक है, तो वो भी माँ बाप की तरह है। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करना और उसको उस लिहाज में ढालना कि जिस लिहाज में आप चाहते हैं, देखिए अगर वो ढलना चाहती है तो उसको आप प्यार मोहब्बत से ढालें, लेकिन उसको पाबंद नहीं कर सकते कि भाई जैसा हम कह रहे हैं वो मोहसिन सही भाई है। देखे ना, अब जो मैंने इनसे भी सवाल किया कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो हमें पता होता है, और या तो लड़के को पता होता है पहले से, अगर उसको बिल्कुल पहले ऐसे से होता है, तो फिर ये झूठ पे रिश्ते क्यों कायम किए जाते हैं? ये क्यों सोचा जाता है फैमिली की तरफ से भी, लड़के की तरफ से, कि हम इस तरह कर लेंगे? ये तो फिर असल में देखें पता है क्या रीजन बिगड़ रहा है। ये फिर वही बात है, ये होता है कि लालच क्या है कि मैं फिर कहूँगा कि यार ये जो हम लड़की ला रहे हैं कम उम्र की, हम इसको दबा लेंगे, हम इसको समझा लेंगे और ये हमारे प्रेशर में आ जाएगी। अगर आप ऐसा कर भी लेंगे, ये यकीन मानिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी लड़कियां भी जो होती है ना, वो ऐसे कारनामे कर जाती हैं, बोले ये क्या हो गया। तो सारी तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा कर सकता छोटा है, जो भी है वो। छोटे बड़े की नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका ये सोचना कि हम किसी लड़की को दबा लेंगे तो क्या आपकी बेटी नहीं है, क्या आपकी बेटी के आगे नहीं आ सकता? तो ये मकाफात अमल है, ये याद रखिएगा। जो आप जिसकी बेटी के साथ करेंगे ना, अल्लाह आपके साथ वैसा दिखाएगा जरूर। बिल्कुल जी, बात हो रही थी वालदैन के हुकूक और अहमियत पे, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वालदैन होते हैं वो हमारे लिए अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा होता है, क्योंकि जब इतने से होते हैं फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये सारी हमारी वालदैन की कोशिशें होती हैं, मेहनत होती है। लेकिन इसमें डिफरेंट एंगल्स पे हमने बात करी कि ज़ाहिर है शादी के बाद जो चेंजेस आती हैं उसमें भी मोहसिन भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर कुछ जगहों पे ये होता है कि ये नहीं समझा जाता कि जी मेरी बेटी है या ये बहू है या सास है, ये तमाम चीज़ें जो इसका लब्बे लुबाब है वो ये है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें। जो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में आए या फिर उनसे कोई बदतमीज़ी करते हैं, आप यकीन माने ना आपकी दुनिया में अच्छी होगी ना आखिरत अच्छी होगी। तो माँ बाप का एहतराम तो फ़र्ज़ है, लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें हम सबको मिल के सोचने की ज़रूरत है एज अ फैमिली, जो हमें सोचना चाहिए। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।